हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारी कॉस्टिंग का पहले क्लास में। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन बच्चों का जिन्होंने अपनी फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करके सक्सेसफुली अपनी फाउंडेशन के स्टेज को क्लियर करके इंटरमीडिएट में आए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया है सीएमए का। और जिन बच्चे बीकॉम के बाद डायरेक्टली इस कोर्स में आ रहे उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने अपनी बीकॉम कंप्लीट कर लिया है। जो आपका 3 साल था बहुत अच्छा कॉलेज का लाइफ का, वो आपने खत्म कर लिया है। अब आपको प्रोफेशनल स्टेज है, प्रोफेशनल जो लाइन है उसमें आपको एंट्री करना है, उसमें आपको अपनी प्रोफेशनल कैरियर बनाना है। ओके, तो सर ये हमारा पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले। पहले तो इस क्लास को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले पार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, पहले पार्ट में हम बहुत ही बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे। सीएमए में कौन कौन से पेपर है आपके इंटरमीडिएट में। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी ग्रुप 1 में आपकी कौन कौन से पेपर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो पेपर है जिसकी क्लास आप लोगों ने लिया है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, इसकी कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो बैच है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये सब हम बात करेंगे पहले पार्ट में। राइट सर, बिल्कुल। उसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट रहेगा वहां से हम लोग कुछ सिलेबस की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ओके ओके, तो पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। मेरा नाम है सीएमए आलोक कुमार। ओके, और मैं पिछले 4 साल से सीए एंड सीएमए बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्स का। ओके, जितने भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जैसे आपकी ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग है इंटर में, ग्रुप 2 में आपका सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो वो भी मैं पढ़ाता हूं। एंड आपका जो फाइनल में कॉस्ट एंड स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है वो भी क्या है, फाइनल के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। और इसी के साथ साथ मैं इंटरमीडिएट लेवल में जो डायरेक्ट टैक्स पेपर है, सिर्फ जो डायरेक्ट टैक्स पेपर है वो भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। ओके, पिछले 4 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। ओके, सो 4 साल से मेरा एक्सपीरियंस है। 22 में मेरा एज जब 22 था तब मैंने सीएमए पूरा का पूरा क्लियर कर लिया था। ओके, 22 में मैंने सीएमए बन गया और अब मेरा एज 26 के आसपास है। तो 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। जब से मैं सीएमए बनाऊं तब से मैंने कोचिंग ये जो कैरियर है इसे ही चूज किया था। मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं किया। मेरा मोटिव था कि मैं एक टीचर बनूं, मैं एक कोचिंग अच्छा टीचर बनूं, सीएमए के बच्चों को अच्छे से एक अच्छा एजुकेशन जो एरिया है वो प्रोवाइड करूं। तो ये मेरा मेन मोटिव था। ओके, सो मेरे बारे में आपको बाद में क्लासेस में बहुत सारी चीजें पता चलेगा। ओके, सो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है मेरा कि मैं क्वालिफाइड सीएमए हूं और मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं। ओके ओके सर, अब हम बात करेंगे सर कि हमारी इस बैच में आपने जो कोर्स लिया है उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, हम थोड़ा सा अपनी बैच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने अपना जो हार्ड अर्न मनी आपके पेरेंट्स का आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी पढ़ाई पे, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए टीचर। आज आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो भी आपने पैसे खर्च किया है मुझसे क्लास लेने में, उसका मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मैं आपको प्रोवाइड करूं। क्योंकि हम सब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सीएमए बन रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट हम जो खर्चा कर रहे हैं ना उसका बेनिफिट हमें कितना मिलने वाला है, उसकी एक एक कॉस्ट के हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने ये कोर्स जो परचेज किया है आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपके पैसे खराब हो गया। आपको हमेशा ये एहसास होगा कि जितना हमने खर्चा किया इस कोर्स के पीछे, जितना हमने इस क्लास के पीछे खर्चा किया है, हमें उसका मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपकी एज के साथ, जो भी आपकी एज के बच्चे, मैं काफी यंग हूं बाकी जो टीचर है उनके मुकाबले, तो मुझे पता है कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को क्या क्या स्ट्रगल होता है, स्टूडेंट्स को कितना प्रेशर आता है पेरेंट्स से कोर्स कंप्लीट करने के लिए, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो मेरे तरफ से एक बड़े भाई के हिसाब से आप गारंटी ले लीजिए कि आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छा लगना, बहुत 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 अच्छा लगेगा।
इसी के साथ साथ आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा इस कोर्स से। एग्जाम कैसे क्लियर करना है विथ हाईएस्ट पॉसिबल मार्क कैसे क्लियर करना है, कैसे कम पढ़ाई में आप ज्यादा मार्क रख सकते हो, ये सारे के सारे ट्रिक्स मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, सो कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है, हम थोड़ा सा लिखने में फोकस करेंगे। आपकी अगर मैं बात करूं सीए में इंटर के बारे में, तो सीए में इंटर में सर हमारा 2 ग्रुप है, एक है आपका ग्रुप 1 और एक है आपका सर ग्रुप 2, राइट? बिल्कुल सर। इसमें आपके 4 पेपर है। ग्रुप 1 में पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 एंड पेपर 8। ठीक है, अगर हम इसके बात करें ग्रुप 2 में, तो यहां पे आएगा आपका पेपर 9, ठीक है। उसके बाद पेपर नंबर 10 आपका आएगा, पेपर नंबर 11 एंड पेपर नंबर 12 आपका आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, हम पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 की बात करेंगे, तो ये पेपर जो है आपका लॉ एंड एथिक्स है। ओके, इसके बाद ये जो पेपर है ये आपका अकाउंटिंग है, ये जो पेपर है ये आपका टैक्स का पेपर है, जिसमें आपका बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पेपर आता है, जिसमें आपका इनकम टैक्स भी आता है और जिसमें आपका जीएसटी भी आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके बाद हम जो कोर्स कर रहे हैं ना, हम जो क्लास कर रहे हैं अभी, वो आता है यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 8। ठीक है सर, ग्रुप 2 की बात हम करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जब आप ग्रुप 2 पढ़ोगे तब आपको बात करना है। अभी आप ग्रुप 1 में फोकस कर रहे हो तो आपको इसी में फोकस करना है। ओके, हम कितने मार्क रखने से, कितने स्कोर करने से आपको पास होना है, कितने स्कोर करने से आप फेल हो जाओगे, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत ही बेसिक चीजें आपको पता होगा। ओके, हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं हमारी पेपर नंबर 8 पे। पेपर नंबर 8 जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। ठीक है, एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट्स आप सबको, आपका जो कोर्स है ना, उसका कोर पेपर है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, आपका जो मेन डिग्री का नाम है वो क्या है? आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप ये डिग्री जब क्लियर करोगे तो आप क्या बन जाओगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जहां जहां पे भी आपका आएगा ना, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सब। तो इसमें आपका जो पेपर नंबर 8 है वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपकी पूरा का पूरा कोर्स का सबसे कोर पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल सब। इस पेपर के बारे में अगर मैं बताऊं, तो पेपर नंबर 8 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर इसकी फुल मार्क की मैं बारे में बात करूं, फुल मार्क आपका कितना है? 100 मार्क का पेपर, ये 100 मार्क्स का ये एक पेपर है। ठीक है, ओके। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, अगर हम एग्जाम में बात करें कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है ये एग्जाम में, तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न सर कैसे आता है? देखो, सीएमए की एग्जाम में आपका 100 मार्क का ये जो पेपर है, इसमें 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन ए और एक है आपका सेक्शन बी। एक है आपका सेक्शन ए और एक है आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका जो है वो एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू आएंगे, 15 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क ईच, तो आपका 30 मार्क्स आ जाएगा। सही बात है सर, बिल्कुल। देखो, आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 तरह के आएंगे। एक आएगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के टाइम पे सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि आपको बस जो मार्किंग आपको क्या होगा, एक मिलेगा ओएमआर पेपर, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ सर्कल को कलर करना है, आपको कोई लॉजिक वगैरह नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बहुत ही सिंपल बन चुका है। 15 एमसीक्यू आएंगे, ईच एमसीक्यू कंटेन्स 2 मार्क्स, तो आपको 15 मार्क्स से
15 मार्क, 15 इंटू 2 यानी कि 30 मार्क आ जाएगा। और मैं बता दूं कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो 15 एमसीक्यू आएंगे ना, इसमें से आप जितना ज्यादा स्कोर कर पाओगे, इस 30 मार्क्स से आप जितना ज्यादा स्कोर कर पाओगे, उतना आपका क्या आएगा, एग्जाम में पास होने का परसेंटेज उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 30 मार्क आपका एमसीक्यू आएगा। और मैं आपको बताऊं कि आपको मेरे तरफ से एमसीक्यू का इतना प्रैक्टिस किया जाएगा ना, हम एमसीक्यू के इतने प्रैक्टिस करेंगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका 10 एमसीक्यू से कभी भी कम नहीं आएगा, अगर आप मेरे बात मानते हो। ठीक है, ओके। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आता है। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। उसके बाद सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसमें सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच, एंड इसमें से आपको यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपको 5 इंटू 14 70 मार्क मिलेगा। और सर ऐसे हो जाएगा आपका पूरा 100 मार्क्स। डन सर, डन। देखो, पेपर नंबर 8 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर, जो कि 100 मार्क का एक पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेपर स्कोर करना बहुत ही आसान है। कई सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किया है। सर हम कितना स्कोर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट भी काउंट करते हो ना, अगर आपने बीकॉम में कभी भी कॉस्टिंग का पेपर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आज तक आपने कभी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ भी टर्म्स आपको नहीं पता है, फिर भी मैं बता दूं, अगर आप मेरे बात मानोगे, अगर आप मेरे जो गाइडेंस है उसे प्रॉपरली फॉलो करोगे, जो मैं आपको बोलता हूं वो करोगे, जो भी मैं आपको होमवर्क्स वगैरह दूंगा वो करोगे, जो भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा वो करोगे आप लोग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे क्लासेस है ना, जितने भी क्लासेस है, अगर हर एक क्लास को विदाउट स्किप करके आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से, सो मैं आपको बता देता हूं कि आपके 60 से नीचे तो नहीं आएगा। पहले हम क्या करेंगे, जब भी ये जो क्लास है ना, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि पहला पॉइंट ये कि हमें अच्छी तरीके से पूरा 100% सिलेबस को पूरा थॉरोली क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद जितने भी हमारे स्मार्ट वर्क है, जितने भी हमारे ट्रिक्स वगैरह लगाना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कितना आया है, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो सब हम एंड में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थॉरोली पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ओके, सो अगर आप मेरे बात मानते हो तो मैं आपको बता देता हूं एक चीज, आप इजीली 60+ स्कोर कर सकते हो, यानी कि एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, आप इजीली 60+ स्कोर कर सकते हो। डन सर, डन। सो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हो, तो आप आराम से 80 to 90 भी स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं है, तो आपकी गलती निकलने का चांस ज्यादा नहीं है। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, तो आपको पूरा का पूरा 100 मार्क भी मिल सकता है। तो आप टारगेट करके चलिए कि आपको 70 से ज्यादा स्कोर करना है इस पेपर में, 80-90 ऐसे स्कोर करना है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अब तक आपने कभी भी कॉस्टिंग का पेपर कभी कवर नहीं किया, आपने जिंदगी में कभी कॉस्ट अकाउंटिंग ये चीज नहीं पढ़ा है, तो फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे बात मानोगे और हर दिन जो भी मैं आपको टास्क दूंगा, जो भी आपको जैसे पढ़ाने के लिए आपको बोलूंगा, ऐसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका 70 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, आप एग्जामिनेशन से ज्यादा स्कोर करने वाले हो इस पेपर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो ये था आपका क्वेश्चन पैटर्न जो 2 सेक्शन में आता है। पहला सेक्शन है एमसीक्यू का, 15 एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क ईच, तो आपको क्या करना है, 30 मार्क आ जाएगा वहां से। सेक्शन बी में आपका 7 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क के। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 14 मार्क के क्वेश्चन आएगा ना, उसका भी 2 पार्ट हो सकता है, ए एंड बी। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ए 7 मार्क का आ सकता है,
क्वेश्चन नंबर बी जो है वो 7 मार्क का आ सकता है। यानी कि ये जो 14 मार्क क्वेश्चन है उसमें भी 2 सब क्वेश्चंस 2 सबमिट हो सकते हैं क्वेश्चन का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया कि 100 मार्क का क्वेश्चन है। ओके सर, अब हम बात करते हैं कि सर हमारा क्लास के बारे में थोड़ा सा बात करिए। हमारी जो क्लासेस है वो कैसे रहेगा। ओके, आपका नंबर ऑफ चैप्टर्स सर कितने हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारी बुक्स में कितने हैं वो बता दीजिए। सो मैं आपको बताऊं 16 चैप्टर्स है आपका। सर 16 चैप्टर्स है, आपको बता दूं कि बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, कुछ चैप्टर बड़े कुछ चैप्टर छोटे, लेकिन ये 16 चैप्टर कैसे आप यूं खत्म कर लोगे ना, ये 16 चैप्टर आप कैसे यूं खत्म कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत ही इजी होने वाला है ये चैप्टर्स। ओके, कसम से मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपको अगर धीरे धीरे पढ़ाई करना है ना, आपको ये सोचना है कि मैं विराट कोहली की तरह, विराट कोहली की अगर जो मतलब जो भी उसकी खेलने की स्टाइल है, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो विराट कोहली क्या करता है, सिंगल वगैरह लेता रहता है, स्ट्राइक रोटेट करता रहता है, और एंड में जाके वो फायर करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपको हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है, एंड एग्जाम के टाइम पे नो डाउट आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। ओके, लेकिन हर दिन अगर आप 2-3 घंटे भी, 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे अगर इस पेपर को देते हो ना, एक दिन में आप जो भी जितना भी क्लास कर रहे हो, आप 1 क्लास कर रहे हो, 2 क्लास कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर रिवीजन के लिए सिर्फ आप 1 घंटा इस पेपर को देते हो तो मेरा ये गारंटी है कि आप कभी इस पेपर में फेल नहीं होंगे, आपको 60 से ज्यादा मार्क मिलने वाला है। ओके, क्योंकि मैं आपको इतने सारे ट्रिक्स बताऊंगा ना, आप बोलोगे कि मैं अभी 2-3 मतलब 10-15 क्लास के बाद आप बोलोगे कि यार मैं खुद 60+ स्कोर कर सकता हूं। आपको ये क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको फील होगा, आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि मैं कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आई कैन स्कोर मोर देन 60। ओके सर, तो टोटल कितने चैप्टर है, 16 चैप्टर और हम पूरा का पूरा सारे के सारे चैप्टर कवर करने वाले। सर क्या पूरे के पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है? नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर को आपको थोड़ा सा स्किप करके जाओगे तो चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, और अभी नहीं बताऊंगा, एग्जाम के टाइम पे बताऊंगा। ओके, वरना आप लोग पढ़ोगे नहीं ठीक से। उसके बाद सर आ जाते हैं नंबर ऑफ क्लासेस पे। सर नंबर ऑफ क्लासेस कितने होने वाले, नंबर ऑफ क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 60 से लेके 70 क्लासेस आएंगे आपके। ओके, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, जब मैं ये बैच रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना क्लास होगा, लेकिन आप मान के चलिए 60 to 70 क्लासेस होगा, 60 और 70 क्लास के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 60 से 70 के बीच में नॉर्मली मेरे बैचेस रहते। ओके, नॉर्मली जो मेरे बैचेस है वो 60 to 70 में रहते। थोड़ा सा किसी टॉपिक को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर लिया, इस वजह से ड्यूरेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे क्लासेस 60 to 70 मैक्सिमम क्लासेस रहेंगे आपका। ड्यूरेशन की अगर बात करूं सर, एक क्लास का ड्यूरेशन कितना होने वाला है सर, क्योंकि हम लोग तो सर रील्स के जमाने के बच्चे, हम लोग तो सर रील्स देख के बड़े हुए हैं, तो हमारा तो अटेंशन स्पैन बहुत डाउन हो चुका है। हम तो सर वो 3 घंटे 3.5 घंटे वाले क्लास नहीं करने वाले। नहीं, आपको एक जो क्लास है ना वो आप मान के चलिए 2.3 आवर्स, ओके सॉरी 2.5 आवर्स से लेके 3 आवर्स, मतलब लेस देन 3 आवर्स आपका एक क्लास का ड्यूरेशन रहने वाला है। 2.5 to 3 आवर्स ये मैक्सिमम है। ओके, नॉर्मली क्लासेस 2.5 आवर्स से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। डन सर, डन। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर, बुक्स की बात कर लेते। सर बुक्स आप कितने देने वाले हो? ओके, मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 बुक्स देने वाला हूं। नंबर 1 इज योर कॉन्सेप्ट बुक, नंबर 2 इज योर क्वेश्चन बुक, एंड नंबर 3 इज योर एमसीक्यू बुक। क्योंकि सर एमसीक्यू एग्जाम में 30 मार्क का आता है, इसी वजह से आपके लिए एक सेपरेट एमसीक्यू बुक डिजाइन किया गया है,
जो कि बोथ आपके इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू लेता है, सीए का कुछ क्वेश्चन लेता है, आपकी जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं चैप्टर से वो आपको मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, उसके बाद सर बात करते हैं, बुक्स का खत्म हो गया आपका। उसके बाद सर डाउट्स की बात करते हैं। सर डाउट्स आप कैसे लोगे, डाउट क्लियरिंग हमारा कैसे होगा? देखो, डाउट क्लियरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप आपको करना है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7978201473। ये है मेरा नंबर, जो कि जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। अगर मैं कॉल पिकअप नहीं करता हूं, ठीक है, इस नंबर में, तो कोई बात नहीं है, कभी कभी कॉल पिकअप में नहीं कर पाऊंगा, जरूरी नहीं है कि सबका कॉल अब मैं पिकअप कर पाऊं। आप क्या करेंगे, आप एक बहुत ही सिंपल चीज करिए, व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप फोटो क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन का मुझे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके बाद अगर आपको जो भी क्लासेस मिलेगा या फिर जो भी आपका कुछ क्वेरी वगैरह है, आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो आप लोग मुझे। ईमेल के लिए आपको क्या करना है, आपको सीए में, ये सब कुछ स्मॉल है, ओके, सीए में आलोक, या फिर ये वाला ईमेल रहने दीजिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा ईमेल देता हूं, जो है आलोक प्रोफेशनल्स, स्पेस नहीं है, ओके, कंबाइन है, आलोक प्रोफेशनल्स @gmail.com। इस पे आप मेल कर सकते हैं, बिल्कुल मेरा फोटो आ जाएगा तो ईमेल पहचानने में आसानी होगा आपका, आलोक प्रोफेशनल्स @gmail.com। इसमें आपको डाउट क्लियरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, डाउट मुझे पूछ सकते हो। ओके सर, क्या आप लोग, क्या हमारे आप रिवीजन करवाने वाले हो? तो एक बात देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमारी अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग आपकी क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आपका पेपर नंबर 8 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका फुल मार्क कितना है, 100। आपकी एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 30 मार्क का एमसीक्यू आता है, 70 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 7 क्वेश्चन आता है। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 14 मार्क, आपको एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर मैं बोलूं, मेरे बुक में जितने भी चैप्टर्स है वो है 16। नंबर ऑफ क्लासेस की अगर बात करूं तो वो 60 से 70 क्लासेस होंगे। अगर क्लास ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 2.5 आवर से 3 आवर से। बुक्स की बात करूं तो कंसेप्ट बुक रहेगा, क्वेश्चन बुक रहेगा और एमसीक्यू, 3 बुक्स आपको मिलने वाले। डाउट क्लियरिंग के लिए आप मेरा ये नंबर फॉलो कर सकते हो। ओके ओके सर, अब हम बात करते हैं सर दूसरे चीजों के बारे में, जैसे कि सर आपको नोट कॉपी मेंटेन करना है क्या सर? बिल्कुल सर, आपको 2 कॉपी मेंटेन करना है, 2 कॉपीज। आपको 2 कॉपी मेंटेन करना है। 2 कॉपी में एक होगा आपका रफ नोट और एक होगा आपका मेन नोट। देखो, आपको 2 कॉपी मेंटेन करना है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। आपको नोट्स नहीं करना है, वो ट्रेडिशनल था ना कि आपको हर एक चीज का नोट करना है, कलर पेन यूज करना है, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें बस हाइलाइटर यूज कर सकते हैं या फिर उसमें अंडरलाइन करने के लिए कलर पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक या फिर ब्लू या फिर रेड, जो भी आपकी पसंदीदा है। ठीक है, लेकिन आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, उस बुक में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्किंग कर सकते हो। और वो जो बुक है वो ऐसे बनाया गया है कि उसमें सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ओके, तो आपको मेंटेन क्या करना है सर, आपको 2 कॉपी मेंटेन करना है, जो है रफ नोट है या फिर इससे आप क्लास नोट भी बोलोगे। क्लास नोट यानी कि क्लास में जो भी हम क्लास करेंगे ना, जब आप कोई भी क्लास कर रहे हो तो उसमें मैं बहुत सारे चीजें आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चंस वो आपको सॉल्व करना है। बहुत सारी चीजों का मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, वो इसके लिए आप एक रफ नोट प्रीफर कर सकते हो। और एक आपका रहेगा मेन नोट, जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन नोट, क्वेश्चन आंसर कॉपी, ठीक है, इसमें आपको ना, आपको मैं बोलूं कि करीबन आपको 400 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका जो 16 चैप्टर है ना,
उसमें से आपको 400 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपका कहीं से आ ही नहीं सकता, आपको हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। 300 से लेके 400 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और एक बार वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते हो ना, और कोई आपको लगेगा कि सर बहुत बड़ा सा पहाड़ है 400 का क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं है। हर एक दिन हम एक दो क्वेश्चन करते जाएंगे, और आपको एट द एंड पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब 400 क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, सो उसमें जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के आंसर आपको एक कॉपी में करना है, जो कि नॉर्मली 400 का पेजेस का होना चाहिए। थोड़े से थिक नोटबुक आपको बनाना है, और ये वाला जो नोटबुक है ना, रफ नोट, वो आप 200 पेज का भी बना सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अब हम बात करते हैं सर, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉपीज के बारे में। बिल्कुल। सो बैच के बारे में अगर मैं बोलूं तो बैच के बारे में सर, बैच का कोई नेम है क्या सर? तो बैच का नेम एक रख लेते। ठीक है, मैं आप लोगों को सोचता हूं कि आप लोग जीतने के लिए पैदा हुए, तो आपका बैच का नाम रहेगा विनर्स बैच। ओके, ये आपका बैच का नाम है, विनर्स बैच। सो सर, हमें इस बैच में क्या मिलेगा? देखो मैं आपको बताता हूं, आपको आपने जो ये क्लासेस परचेज किया है ना, आपको क्या मिलने वाला है। नंबर 1, आपको बहुत ही इन डेप्थ क्लासेस मिलेगा, बहुत ही इन डेप्थ क्लासेस, जिसमें हर एक चीज का हम लॉजिक सॉल्व करेंगे। हर एक चीज में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीजें हुआ है, जो कोई अगर फॉर्मूला आया है तो वो क्यों आया है, ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव क्यों हुआ है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। नंबर 1। दूसरा, आपका मैं प्रॉपर ईच एंड एवरी चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा। ईच एंड एवरी चैप्टर का मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा बहुत ही डिटेल में, और उसके भी जो वीडियोज है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। तीसरा है एमसीक्यू बुक आपको मिलेगा, जो स्टडी मटेरियल है, कस्टमाइज स्टडी मटेरियल है, वो आपको मिलेगा, जिसमें से आप उसे ही सिर्फ प्रीफर कर सकते हो। आपको इंस्टीट्यूट की बुक ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंस्टीट्यूट की बुक बहुत ज्यादा थिक लगता है, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, तो आप वो चैप्टर, वो मेरा जो बुक है वो प्रीफर कर सकते हो। वो आपको सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। ओके, इसके साथ साथ हम आपका क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग, आप लोग आज मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम पे लोग टेस्ट सीरीज के लिए चार्ज करते हैं पैसा। लोग टेस्ट सीरीज के लिए 1600, 2000 ऐसे कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको फ्री में चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा। चैप्टर वाइज टेस्ट हमारा कितना चैप्टर है सर? 16 चैप्टर में आपको बोलूं 16 टेस्ट आपको नहीं देना है, आपको ऑलमोस्ट चैप्टर वाइज 10 टेस्ट देना है। ठीक है, आपका अगर टोटल टेस्ट की मैं बात करूं, 10 चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 2 मेन टेस्ट। देखो, आपको ये जो 12 टेस्ट है ना, वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, ओनली फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर। ठीक है, हर एक चैप्टर को लेके, जैसे एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर का क्लास आप कंप्लीट करोगे, तो आपको उसका एक टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बना लिया है। ठीक है, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, सपोज आप मेटेरियल चैप्टर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपने मेटेरियल चैप्टर कंप्लीट किया है, राइट। मेटेरियल चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेटेरियल चैप्टर के रिलेटेड जो टेस्ट है वो आपको देना है। आप वो टेस्ट आपको पीडीएफ में टेस्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो वो है सेंड किया जाएगा। आपको ऑनेस्टी मेंटेन करना है, आप बिना देखे वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए आफ्टर रिवाइजिंग द मटेरियल। आपको करना क्या है, देखो पहले आपको मटेरियल का पूरा क्लास देखना है, बिल्कुल सर। उसके बाद मटेरियल का जो रिवीजन लेक्चर है वो देख लेना है। मटेरियल को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद मटेरियल के जितने भी एमसीक्यूज है वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद मटेरियल चैप्टर का टेस्ट दे दीजिए, और उस टेस्ट को मैं खुद अपने हाथों से वेरीफाई करूंगा। आपको बोलूंगा कि आपका क्या नेगेटिव है, आपका क्या पॉजिटिव है, आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आपका क्वेश्चन में लिखने में कैसे क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपके क्वेश्चन आंसर शीट कैसे प्रेजेंट होना चाहिए। तो इतने सब करने के बाद
सर क्या हमारा 60 नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मैंने बोला ना कि आप चाहे कभी जिंदगी में कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर, ये पढ़ाई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे बात मानते हो ना, अगर स्टेप बाय स्टेप में जो मेथड आपको बोलता वो अगर आप फॉलो करते हो तो गारंटी है मेरा आपका 60 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये गारंटी ले लीजिए आप, मेरा 60 से नीचे नहीं आएगा। लेकिन आपको मेरे बात मानना है, आपको ये जो टेस्ट है 10 टेस्ट प्लस ये जो 2 टेस्ट है वो देना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है, ये पूरा का पूरा टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप कितना मार्क ला सकते हो आपके फाइनल एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये था पूरा का पूरा कहानी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट का। ओके, सो मैं आपको एक चीज एंड में बोलूंगा कि आपको पढ़ाई करना है, मैं तो बस मेरा जो काम है वो मैं करूंगा, बस आपको अपना वाला जो पार्ट है ना वो सही से करना है। ठीक है, मेरा वाला पार्ट मैं मेरे तरफ से आप गारंटी ले लीजिए कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना उसे बहुत डिटेल में हम जाएंगे, बहुत बेसिक एग्जांपल्स लेंगे ताकि सबको समझ में आए, कि एवरेज बच्चे को भी समझ में आए। लेकिन आपके पार्ट से एक चीज मुझे भी आपकी पार्ट से वादा चाहिए। ठीक है, आपके पार्ट से भी मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप एटलीस्ट एक घंटे इस पेपर को दोगे एक दिन में। ठीक है, एवरी डे आपको बस 1 घंटा देना है और एग्जाम के बाद आप थैंक यू बोलोगे मुझे कि आपने बोला था कि सिर्फ 1 घंटे में। मैं आपको ज्यादा नहीं बोला कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करना है, नहीं करना है, आपको बस 1 घंटा पढ़ाई करना है एवरी डे जो भी आप क्लास कर रहे हो। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है, अगर सिर्फ आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास लिया है और उसको खत्म करके बाकी के पेपर का क्लास लेने वाले हो तो एक दिन में मैक्सिमम आपको 2 क्लास करना है। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्लासेस। ओके, अगर आपने सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास लिया है, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट लेवल में हो, तो अभी आपको वीडियो क्लासेस जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, उससे ज्यादा टाइम देखने की आदत नहीं होगा। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, सर क्या करना है आपको, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक दिन में 1 क्लास करिए। ओके, एक दिन में 1 क्लास करिए, दिस इज बेस्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर कर रहे हो तो आप एक दिन में 2 क्लास भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक दिन में 2 से ज्यादा क्लास करना, यानी कि आप कम से कम 5-6 घंटा अपने क्लास में दे रहे हो, तो ये गलत बात है। तो मैं बोलूंगा कि एक दिन में आपको कोई एक पेपर, ठीक है, आपका टोटल 4 पेपर है, तो 4 पेपर में से 2 पेपर आप एक दिन में कवर करिए। सपोज अगर आप पूरा का पूरा क्लास ऑनलाइन कर रहे हो तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 2 क्लास करिए। ठीक है, आप शायद लॉ का और अकाउंटिंग का क्लास कर सकते हैं एक दिन, उसके अगले दिन आप टैक्स एंड कॉस्टिंग का कर सकते हो अगर आप एक साथ ही पूरा का पूरा कर रहे हो। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग कर रहे हो तो कॉस्टिंग के साथ कुछ और कर लीजिए, एक दिन में 1 कॉस्टिंग का क्लास करिए। ठीक है, टोटल 60 to 70 क्लासेस है, तो 70 डेज में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपके पास, उसके बाद पूरा टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर आप 1 क्लास करोगे तो आपको बाकी के जो टाइम मिलेगा एक दिन में, उसमें आप छोटे छोटे रिवीजन कर सकते हो, और छोटे छोटे रिवीजन से ही आपका क्या होगा, बहुत बहुत इंपैक्ट आएगा आपकी स्टडी पैटर्न में। आप जब एग्जाम देने जाओगे आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे, आपके सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, आपने एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको 1 क्लास करना है। लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा प्रेशर लेना चाहते हो तो आप 2 क्लास मैक्सिमम करिए, मैक्सिमम, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। आपको 1 क्लास करना है कॉस्टिंग का एक दिन में। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। तो यहां तक था हमारा क्लास। सो इसके बाद हम थोड़ा सा हमारे सिलेबस में आ जाएंगे। ओके, ये था इंट्रोडक्शन का पूरा क्लास सर। बिल्कुल, इसके बाद हम चलेंगे हमारी सिलेबस में। राइट सर, राइट, आ जाइए। ओके, सो सबसे पहला चैप्टर हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन सबसे बेसिक चैप्टर है सर, और इस चैप्टर से एमसीक्यू भी आता है, कभी कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में आते हैं इसी चैप्टर से। और ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर से आपको बाकी के जो चीजें है ना, बाकी के जो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर से, वो उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा। तो सर पहला जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में वो ये है कि सर ये कॉस्ट क्या होता है।
ठीक है। पहला जो पॉइंट है सर, पहला जो पॉइंट है वो है सर कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट, वो बता दीजिए हमें। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है सर, वो बताइए हमें। देखो स्टूडेंट्स, सर अगर मैं बोलूं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो सर हमें अकाउंटिंग तो कुछ ना कुछ पता है, हमें अकाउंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ पता है। हमने वो जब +2 पढ़ाई किया था ना, तब उसने बोला था, हमारी जो टीचर है उन्होंने बोला था कि अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग बिजनेस की जो बोली है, बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो बोलता है। एक बिजनेस में क्या चल रहा है वो हमें बोलता है अकाउंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा होगा। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या था सर, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऐसा कुछ था। सो उसी हिसाब से सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, हमने इससे पहले कभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा ही नहीं है। तो आप हमें बताइए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो उससे पहले हम दो टर्म के एनालिसिस करेंगे। अकाउंटिंग हमें पता है, हम बात करेंगे सर ये कॉस्ट क्या होता है। सर ये कॉस्ट क्या होता है सर, देखो मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, मेरे टीचर ने एक जबरदस्त डेफिनेशन दिया था, एक बहुत ही फिल्मी वाला डेफिनेशन दिया था कॉस्ट का। और मेरे टीचर ने क्या बोला था, क्रेडिट गोज टू माय टीचर। ओके, ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, मेरे टीचर का है। ओके, तो उन्होंने बोला कि आलोक कुछ पाने के लिए हमें कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोना पड़ता है ना उसे कॉस्ट कहते हैं। वाह, क्या डेफिनेशन निकाला है मेरे टीचर ने। ओके, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, और बहुत आराम से आप समझ में आओगे कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोना पड़ता है उसे कॉस्ट कहते हैं। यानी कि यही चीजें मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। हमें अगर कोई चीजें चाहिए, अगर हमें कुछ चीजें चाहिए, तो उस चीज को पाने के लिए ना हमें बदले में कुछ देना पड़ेगा। सपोज मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, राइट, मुझे ये मोबाइल फोन खरीदना है। ओके, मुझे ये जो आईफोन का, जो आईपैड का ये जो पेंसिल है, एप्पल का जो पेंसिल है, वो मुझे चाहिए, तो ये फ्री में नहीं मिलेगा, इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। जो वेंडर है, जो सेलर है, उसे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा सर। जो मैं आईपैड में यूज कर रहा हूं, उसे खरीदने के लिए मुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा। जो भी मुझे बदले में देना पड़ रहा है इस टू गेट दिस थिंग। ओके, ये चीजें, ये चीज लेने के लिए जो मुझे बदले में देना पड़ रहा है ना, वो मेरे लिए कॉस्ट है। सो बिल्कुल सही बोला था उन्होंने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोना पड़ता है वो कॉस्ट है। सो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एक गुड्स या फिर सर्विसेज किसी को भी अगर हमें एक्वायर करना है, किसी को भी अगर हमें यूज करना है, और उसके बदले में हमें जो भी देना पड़ रहा है, वो है हमारा कॉस्ट। अब कॉस्ट दो तरह के हो सकते हैं। कॉस्ट को आप आज वर्ब भी यूज कर सकते हो, कॉस्ट को आज आप नाउन भी यूज कर सकते हो। यानी कि कॉस्ट आपका एक्सपेंडिचर वाइज भी हो सकता है, या फिर कोई एक एक्टिविटी भी हो सकता है, कोई एक रिसोर्सेज भी हो सकता है, कोई एक एक्टिविटी भी हो सकता है। सपोज टू गेट दिस फोन आई विल पे 10,000 रुपीज और 15,000 रुपीज। ओके, मैंने इस फोन को खरीदने के लिए 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 15,000 रुपए मैंने वेंडर को दिया, तो 15,000 मेरे लिए कॉस्ट है। बिल्कुल सर। सोचो कि मेरे पास ये फोन खरीदने के लिए पैसा नहीं था, मेरे पास ये फोन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। ओके, तो मैंने क्या किया, वेंडर के लिए कुछ काम किया, वेंडर को कुछ सर्विसेज मैंने प्रोवाइड किया। सपोज मैंने उसे कॉस्टिंग का क्लास दे दिया, ठीक है, और टैक्स का भी क्लास दे दिया मैंने, और मैंने बोला कि बदले में मुझे फोन दे दो। तो मैंने उसे कुछ सर्विस प्रोवाइड किया, मैंने उसके लिए कुछ काम किया, और बदले में मुझे वो अमाउंट मिला। या फिर एक बच्चा आया मेरे पास, दो बच्चे आए, एक बच्चा आया कि सर मैं आपसे कॉस्टिंग का क्लास लेना चाहता हूं। मैंने बोला बिल्कुल ले लीजिए, मेरे कॉस्टिंग के क्लास के प्राइस है 5,500। ओके, सो उसने बोला है ठीक है, आप अपना फोन पे नंबर दीजिए, मैं आपको पेमेंट करता हूं। मैंने बोला बिल्कुल पेमेंट कर लीजिए। एक बच्चा बेचारा आया, उसने बोला कि सर मैं बहुत ही गरीब हूं और मैं इतना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, इतना पैसा मैं पे नहीं कर पाऊंगा।
तो मैंने बोला ठीक है कुछ करते हैं। तो उसने बोला कि सर ऐसा नहीं है कि मैं आपसे फ्री में क्लास लेना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप क्या करोगे? सर मैं आपकी जो बुक है वो डिजाइन करवा दूंगा, मैं आपके लिए बुक डिजाइन करूंगा, आपकी जो टाइपिंग वगैरह काम है वो कर लूंगा, बदले में आप मुझे क्लास दे दीजिए। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, अच्छी चीज है। तो दोनों जगहों पे कॉस्ट है मेरे प्रोडक्ट का, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो क्लास है उसका दोनों जगहों पे कॉस्ट है। एक जगह पे रिसोर्सेस मिल रहा है मुझे, और एक जगह पे मुझे काम बदले में मुझे कोई सर्विस मिल रहा है। तो कॉस्ट दो तरह की हो सकते हैं। ओके, तो देखो क्या लिखा है यहां पे, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। ओके, इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए नाउन एज वेल एज ए वर्ब। ओके, कॉस्ट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए नाउन और एज ए वर्ब। एज ए नाउन, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, अगर आपने कुछ पैसा दिया है, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो नोशनल हो, वो नाउन के अंडर आएगा। ठीक है, आप उस तरह से डिसाइड कर सकते हो। या फिर अगर कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में एज ए वर्ब इट कैन बी एन एक्शन टू ascertain द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। अगर बदले में आप कुछ काम कर रहे हो तो वो वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। तो इंग्लिश में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। अब कॉस्ट दो तरह की हो सकता है, या तो ये मॉनिटरी हो सकता है या तो वो नॉन मॉनिटरी हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें आपकी कॉस्ट में आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो कॉस्ट के बारे में आपको पता चला। जैसे मैंने बोला कि मेरे टीचर ने जो डेफिनेशन दिया था बहुत ही अच्छा था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो खोना पड़ता है उसे कॉस्ट कहते हैं। ओके, सो एनीथिंग यू गिव, ओके, गिवन अप इन एक्सचेंज टू गेट समथिंग, गेट सम गुड्स और सर्विसेज इज योर कॉस्ट। राइट सर, राइट। अब पॉइंट आता है कि सर हमें एक जो टर्म है ना वो बार बार हमारी बचपन से ही दिक्कत दे रहा है, वो है कि कभी कभी ये जो पेपर है आपका, पेपर नंबर 8, कुछ लोग इसे कॉस्टिंग बोल देते, कुछ लोग बोलते हैं इसे अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, और कुछ लोग इसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे बच्चों को पूछूं कि आपका पेपर नंबर 8 इंटरमीडिएट में सर क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर कॉस्टिंग का पेपर है सर, कॉस्टिंग का पेपर। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप सही तरीके से उस पेपर का नाम नहीं ले रहे, वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, देखो कुछ लोग बोलेंगे कॉस्टिंग है, कुछ लोग बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग है, कुछ लोग बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी है। सर इन तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस है या फिर तीनों सेम है? देखो, अगर किसी नॉर्मल पर्सन को आप पूछोगे ना कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, तीनों को वो अल्टरनेटिवली मतलब तीनों को आप क्या कर सकते हो, सिनोनिमस, तीनों को सिनोनिम वर्ड बोला जाता है कि तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक ही है। इंटरचेंजेबली तीनों को यूज किया जाता है, तीनों को अलग अलग यूज किया जाता है। ठीक है, बट मैं बोलूं कि तीनों के बीच में डिफरेंस है। कॉस्टिंग अलग है। एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए सीएमए स्टूडेंट, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, सो देखो सर कॉस्टिंग क्या है बताइए। कॉस्टिंग में ये बोलता है कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। कॉस्टिंग सिंपली क्या फोकस करता है, जब हम बोलते हैं ना कॉस्टिंग का मतलब है कि यहां पे वो टेक्निक एंड प्रोसेस फॉलो होता है जिससे आप एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हो, जिससे आप एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हो। द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट, इसे बोला जाता है कॉस्टिंग। सही है, बिल्कुल सर। द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट, इसे बोला जाता है कॉस्टिंग। ओके ओके सर। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। हमने अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ा है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग। तो अगर हम कॉस्ट के लिए वो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो क्या लिखा है एक बार देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट व्हिच बिगिंस with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with
द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर ascertaining एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। देखो क्या लिखा है सर, ये बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सर क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ओके, जो आपका स्टार्ट होता है सर, जो आपका स्टार्ट होता है व्हिच बिगिंस विथ द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने में स्टार्ट होता है, और द बेसिस ऑन व्हिच दे आर कैलकुलेटेड एंड एंड अप विथ, जिस बेसिस पे बोलो कैलकुलेट होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, एंड एंड होता है प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स। कॉस्ट को रिकॉर्ड करना उससे स्टार्ट होता है, और एंड होता है कॉस्ट के लिए पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स, उसे प्रिपेयर करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। देखो कॉस्टिंग का मतलब क्या है? टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर ascertaining कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। जैसे अकाउंटिंग में होता है ना, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसे क्लासिफाई, उसे समराइज, उसे एनालिसिस सब करते हो, और एंड में आपका आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? एंड में आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लाइकवाइज यहाँ पे कॉस्टिंग में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में ये भी है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट एंड एंड होता है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स। डन सर, डन। तो सर ये कॉस्ट अकाउंटेंसी किस बला का नाम है वो बता दीजिए। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या चीज है? देखो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी वो प्रैक्टिकल चीज है, वो प्रैक्टिकल मेथड्स है या फिर फॉर्मूलाज है जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट फॉलो करता है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट ascertainment ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। देखो एक कॉस्ट अकाउंटेंट जब कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज करता है ना प्रैक्टिकली, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ओके, एक कॉस्ट अकाउंटेंट जब प्रैक्टिकली कॉस्टिंग के मेथड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रोसेस है उसे फॉलो करता है फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड फॉर ascertaining द प्रॉफिटेबिलिटी, देन हम उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। राइट सर, राइट। सो क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, methods and techniques to the science, arts and practice of cost control and ascertainment of profitability is known as cost accountancy. It includes the presentation of information derived for the purpose of managerial decision making. Okay, बिल्कुल। सो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिकली कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेथड्स है, प्रिंसिपल्स है, उसे अप्लाई करता है टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड फॉर ascertainment ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। सो होपफुली आपको तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा कि सर कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो ये डिफरेंस आ सकता है आपके एग्जाम में, कभी आता नहीं है, लेकिन कोई अगर प्रैक्टिकली आपको पूछेगा ना व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। बिल्कुल सर, जो आपका अंडरलाइन हुआ है बुक में उससे आपको बस उसे ही हाईलाइट करके पढ़ना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद चलते स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट सर, राइट। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव क्या है? सर जब आपका एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम था, जब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर जिसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग बोलते हैं वो सिस्टम आपका था, तो क्यों सर कॉस्ट अकाउंटिंग एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ? सर बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव क्या है? देखो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सिंपल मोटिव है। पहला मोटिव इसका जो है वो है ascertainment ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग पहले चीज पे फोकस करता है ना, वो होता है एक प्रोडक्ट का सर हमें कॉस्ट कैसे निकालना है, एक प्रोडक्ट का ट्रू कॉस्ट कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे मेन टारगेट है कॉस्ट अकाउंटिंग का।
ठीक है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एक्यूमुलेशन एंड असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एक्यूमुलेट करना, टोटल कॉस्ट निकालना कितना है, ये मेन टारगेट है। ओके, कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, असाइंड एंड असर्टेन्ड फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी ए यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, सर्विस। देखो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिस चीज के लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हो, ये एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, ये जो मोबाइल फोन है ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है, इस मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है, इस मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है वो निकालना कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। ओके, दूसरा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, किसी चीज का अगर कॉस्ट आपको पता है तभी तो आप उसका प्राइस फिक्स कर सकते हो ना। ओके, देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, कॉस्ट अकाउंटिंग डायरेक्टली प्राइस फिक्सेशन में कोई मदद नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में प्राइस फिक्सेशन मार्केट की डिमांड एंड अदर चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट में कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, डिमांड क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है, हम किस सिचुएशन में रह रहे, किस कंपटीशन, हमारी प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली हमारा प्रोडक्ट है या फिर हमारे यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस फोन को बनाने के लिए कितना खर्चा आया है, इस ब्लेजर को बनाने के लिए कितना खर्चा आया है, तो आप एक बेटर प्राइस इसके लिए सेट कर सकते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसी में मदद करता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम है सर एक प्रोडक्ट का ट्रू कॉस्ट निकालना। अगर हमें एक प्रोडक्ट का ट्रू कॉस्ट पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का प्राइस फिक्सेशन में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड thus profitability of a cost object. Though in a competitive business environment, selling price are determined by external factors, but cost accounting system provides a basis for price fixation and rate negotiation. जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्राइस फिक्सेशन में। प्राइस फिक्सेशन अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ही प्राइस फिक्स होता है, नहीं। आपका एक आइडिया लग जाता है कि हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबल होगा या फिर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अगर सैमसंग को इस प्रोडक्ट, इस फोन को बनाने के लिए 15,000 खर्चा आ रहा है, लेकिन सैमसंग इसे 14,000 में बेच रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो सैमसंग को भी पता है कि हमारा लॉस कितना हो रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करता है सर, क्योंकि हमें प्राइस पता है एक प्रोडक्ट का, हमें कॉस्ट पता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आया है, तो हम उसी हिसाब से उसकी प्राइस फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे एग्जाम में आ जाता है तो क्या सर हमें ये एग्जैक्ट पॉइंट लिखना है? अगर आप, मैं बोलूं स्टूडेंट्स कि अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, आप रिमेंबर कर सकते हो चीजों को, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि ये तो कोई, आप अपना खुद का वार्ड लिखिए, मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आप कैसे लिखते हो। तो बेटर है कि अगर आप इसे अच्छे से समझ के बुक की लैंग्वेज लिख सकते हो ना, आपके पास कैपेसिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू अपनी जो लिखने की स्टाइल है उसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए। आप ट्राई करिए कि आपके एग्जाम में जैसे आपकी बुक में आंसर है उसी तरह से लिखने के लिए, क्योंकि आपकी जो सजेस्टेड आंसर होता है, जिससे आपकी कॉपी चेक होता है, एग्जाम का कॉपी चेक होता है, वो आपकी बुक के लैंग्वेज से कॉपी पेस्ट है। तो जो लोग कॉपी चेक करते वो आपकी क्रिएटिव जो लाइंस जो आप लिखते हो ना, उससे इंटरप्रेट करके उससे मार्क देने में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो आपको उन्हें तकलीफ नहीं देना है, आपको उनके काम आसान करना है। सो दैट आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर ये लाइन लिख सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट लाइंस याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हेडिंग्स है ना वो भी लिख सकते हो, वो भी इनफ है। ठीक है, आपको अच्छा मार्क आएगा एग्जाम में। ये एक टिप था एग्जाम के लिए जो मैंने बता दिया। तीसरा चीज जो आपका ऑब्जेक्टिव हो वो है कॉस्ट कंट्रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन सर कब प्रॉफिटेबल होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन तभी प्रॉफिटेबल हो सकता है जब उसके कॉस्ट एक प्रोडक्ट का कम होगा। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो गैप जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट। तो कॉस्ट कंट्रोल करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो,
maintaining discipline in the expenditure is one of the main object of a good cost accounting system. It ensures that expenditures are in the consonance with the predetermined set standard and any variation from these standards is noted and reported on continuous basis. ध्यान से देखो क्या है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं और उस टूल के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग पहले बोलता है, पहले स्टार्टिंग में एक बजट बना लेता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, एक बजट बना लेता है कि भाई अगर आपको खर्चा करना है ना तो इतना खर्चा करना है। जैसे आप लोग करते हो ना प्रैक्टिकली, आप लोग अपने महीने में जब खर्चा करते हो, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अगर किसी पापा के पास अंबानी के जैसे पैसा है तो आपको बजट बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो आप तो पूरा देश का बजट खर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि एक महीने में हमें 4,000, 5,000, 6,000 इतना खर्चा करना है, तो उस हिसाब से हमारी बजट फिक्स करते। अगर किसी महीने ज्यादा खर्चा हो गया तो हम एनालिसिस करते ना कहाँ पे ज्यादा खर्चा हुआ, दोस्तों से हमने उधार लिया है और उससे लौटाना है तो हमने कहाँ पे ज्यादा खर्चा किया, ठीक है। तो इसी वजह से कॉस्ट कंट्रोल क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है आपके कॉस्ट कंट्रोल में, क्योंकि ये पहले से कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, कितने अंदर इसकी रेंज होना चाहिए, और उससे अगर ज्यादा होता है देन ये एनालिसिस करता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर एक्सेस कॉस्ट, राइट सर, राइट। उसके बाद आता है कॉस्ट रिडक्शन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स, आज के डेट में अगर आप एक सीएमए हो और आपको बहुत हाई क्वालिटी की सैलरी चाहिए ना, ठीक है, आपकी बहुत हाई लेवल सैलरी चाहिए, आप टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, कंपनी के टॉप पोजीशन में जाना चाहते हो, तो आपको वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपको डबल एंट्री करने से, आपको जर्नल एंट्री मारने से कुछ नहीं होगा। आपको कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, और उसको कॉस्ट कंट्रोल करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट, लेकिन अगर आप एक्चुअल कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो ना विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी। मैं बोलूं कि ये जो फोन है, ये सपोज सैमसंग को 15,000 का पड़ रहा है, 15,000 का सैमसंग का कॉस्ट आ रहा है, और सैमसंग उसे 17,000 में बेच रहा है। भाई 15,000 कॉस्ट है, एक फोन से सैमसंग का 3,000 का प्रॉफिट है, राइट। देन अगर आपने किसी भी तरह ये जो फोन है ना, इसकी प्राइस 1,000 कम कर लिया विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी, ओके। जैसे आपको पता होगा कि इससे पहले अभी जो फोन है ना, जो मिड रेंज फोन है, जो 15,000, 16,000 में जो फोन आते, ठीक है, तो वो क्या है, या फिर जो थोड़े से हाई एंड फोन है, जैसे आईफोन 16 है, या फिर सैमसंग S22 अल्ट्रा है, या फिर सॉरी सैमसंग S24 अल्ट्रा है, तो ये जो टर्म्स, ये जो फोन है, उसमें बहुत हाई एंड मटेरियल यूज होता है, टाइटेनियम यूज होता है, ग्लास यूज होता है, ज्यादा मतलब अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है, ओके। लेकिन अगर आप कुछ और प्रोडक्ट देखोगे ना, जैसे आईक्यू एक कंपनी है जो क्या करता है, सेम प्रोसेसर, जो प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर हाई एंड मोबाइल में यूज होता है, सेम प्रोसेसर, सेम कैमरा, सब कुछ दे देता है, लेकिन कम पैसे में। क्यों? क्योंकि उसने प्लास्टिक यूज किया है, इन लोगों ने ग्लास, टाइटेनियम ऐसा कुछ यूज किया है, उसने प्लास्टिक यूज किया है। आपको क्या करना है, कॉस्ट उसने बहुत रिड्यूस कर लिया और लोगों की पॉपुलैरिटी उस फोन के लिए ज्यादा बढ़ रहा है, उस फोन की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट को रिड्यूस किया। अगर आप वो कर सकते हो ना, जैसे आईक्यू ने स्मार्टफोन मार्केट में एक अपना खुद का एक स्पेस बना लिया है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कॉस्ट रिडक्शन का। भाई हमें नहीं चाहिए पीछे ग्लास होना, ठीक है, हमें तो फोन में अच्छा प्रोसेसर चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि हम फ्लिप कवर यूज करते हैं, हम पीछे कवर यूज करते हैं, तो हमें ग्लास नहीं चाहिए, हमें किसी को शो नहीं करना है, वो एप्पल का जो लोगो है वो यूज नहीं करना है। तो इसी वजह से अगर आप प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी, जो कस्टमर को अफेक्ट ना करे, ठीक है, क्वालिटी जैसे प्रोडक्ट का रिड्यूस ना हो, तो आपका सैलरी बहुत हाई होगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपने 15,000 का फोन 14,000 में बना लिया ना, 14,000 में, तो सोचो कि सैमसंग को एक फोन से 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और सैमसंग को 1,000 रुपए का प्रॉफिट एक फोन बेचने से हो रहा है, तो सपोज सैमसंग 1 लाख फोन बेच रहा है एक साल में, तो इसमें 1,000 ऐड कर लीजिए, इतना आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो इतने प्रॉफिट में से सर सैमसंग आपको 1 करोड़ तो दे ही सकता है, क्योंकि आपकी वजह से प्रॉफिट आया है,
ठीक है। तो इसी वजह से कॉस्ट रिडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक पर्सन की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, बहुत ज्यादा हाई कर सकता है। देखो, it may be defined as achievement of the real and permanent reduction in unit cost of goods manufactured or service rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in their quality of the product। बिल्कुल सही बात है सर, कि बिना प्रोडक्ट के क्वालिटी को हैम्पर किए, बिना उनकी जो यूजेबिलिटी है उसे हैम्पर किए, जिस प्रोडक्ट जिस पर्पज के लिए वो यूज होने वाले थे उनकी यूजेबिलिटी, उनकी सुइटेबिलिटी वैसा ही हो, उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो वैसा ही हो, लेकिन कॉस्ट अगर आप कम कर सकते हो ना, देन आप कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो, आप कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट हो। ओके, उसके बाद आता है सर आपका लास्ट वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो ये है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करता है, बहुत सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सो दैट मैनेजमेंट सही एंड करेक्ट, सही डिसीजन एंड क्विक डिसीजन ले पाए। ओके, सो क्या है देख लेते एक बार। The cost and management accounting by providing relevant information assist management in planning, implementing, measuring, controlling and evaluating various activities. A robust cost and management accounting system provides internal and external information to the industry which will be relevant for decision making। देखो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, एंड व्हिच विल हेल्प्स इन प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेजरमेंट, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। कॉस्ट कंट्रोल में, बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को मदद करता है, और इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये था स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और आपका हमने लोगों ने पढ़ा कि कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग, इसमें क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए। ओके, इसके बाद हम जो दूसरे पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम लोग स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इसके बारे में डिस्कस करने वाले। राइट सर, राइट।